हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे सीट नंबर 9। आज देखते हैं इस वीडियो में सीट नंबर 10। सीट नंबर 10 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान से बस सुनते रहिएगा। देखिए, पूछेंगे सूनहर परियोजना, क्या बोले हैं? सूनहर परियोजना किन दो स्थानों या किन दो झीलों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, क्या बोले हम? सूनहर परियोजना। सूनहर परियोजना तो आप बोलिएगा सुपीरिया झील और होरसुन झील। सुपीरिया झील और होरसुन झील को जोड़ते हैं सूनहर। लेकिन पूछेंगे सुएज नहर, सुएज नहर किन दो स्थानों को जोड़ता है या किन दो झीलों को जोड़ता है? तब भूमध्य सागर को से लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर। लेकिन पूछेंगे कील नहर, क्या बोले हैं? कील नहर किन दो झीलों को जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिका सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिका सागर से। कौन? तो कील नहर। आगे देखिएगा, गोटा नहर, क्या बोले हैं? गोटा नहर अगर पूछेंगे किन दो झीलों को जोड़ता है तो याद रखिएगा कि क्या तो स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग, स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग जोड़ता है। कौन? तो गोटा। आगे देखिएगा, क्या तो आगे है ब्लाइड नहर, क्या तो ब्लाइड नहर जो है, ब्लाइड नहर जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ईरी झील को ओटोरिया झील से, ईरी झील को ओटोरिया झील से। लेकिन देखिएगा तीसरा जो है मैनचेस्टर नहर किसको जोड़ता है? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है। केपी नहर किसको जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। आप पढ़े होंगे गया अधिवेशन, क्या बोले हैं? गया अधिवेशन, गया अधिवेशन कब हुआ है? तो 1922 में हुआ है, 1922 में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास किसने की? तो आर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की सदस्यता से पत्र देकर इसकी अध्यक्षता किसने की? तो चित्तरंजन दास ने की थी। लेकिन पूछेंगे बिहार में सबसे पहले बिहार में सबसे पहले कहाँ अधिवेशन संपन्न हुए? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, एक मिनट। आगे है देखिएगा। लेकिन पूछेंगे नदी, क्या बोल रहे हैं? शहर और नदी, शहर और नदी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे अहमदाबाद, क्या बोले हैं? अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे ना प्रयागराज, क्या बोले हैं? प्रयागराज, प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो गंगा यमुना के संगम पर है, गंगा यमुना के संगम पर है। आगे देखिएगा, प्रयागराज पर क्या आता है? क्या तो नासिक, नासिक जो है किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। क्या बोले हैं? तो नासिक। देखिएगा, नासिक जो है किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। लेकिन यहीं पर पूछेंगे उज्जैन, क्या बोले हैं? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। आगे है सूरत, किस नदी के किनारे है? तो सूरत जो है ताप्ती या तापी नदी के किनारे है। सूरत जो है तापी या ताप्ती नदी के किनारे हैं। आगे है अजमेर, क्या बोले हैं? अजमेर किस नदी के किनारे है? तो अजमेर जो पड़ता है लूनी नदी के किनारे पड़ता है, लूनी नदी के किनारे पड़ता है। आगे क्या है? तो देखिएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे हैं, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे हैं। आगे देखिएगा, इसके अलावा आता है बद्रीनाथ, क्या बोले हैं? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे हैं, बद्रीनाथ, क्या बोले हैं? बद्रीनाथ
अलकनंदा नदी के किनारे हैं। आगे है देखिएगा क्या, तो वाराणसी, क्या बोले हम, वाराणसी जो है किस नदी के किनारे हैं, तो गंगा नदी के किनारे हैं। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे हैं। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे हैं। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे हैं, तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे, तो आप याद रखिएगा विजयवाड़ा जो पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है। का, तो कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है। आगे बोलेंगे पणजी अर्थात गोवा, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी के किनारे हैं। आगे है गुवाहाटी, क्या बोले हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हैं। हरिद्वार, क्या बोले हैं, हरिद्वार किस नदी के किनारे हैं, तो गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे पड़ता है। आगे है मदुरई, क्या, तो मदुरई जो है वेंगई नदी के किनारे। कहाँ, तो वेंगई नदी के किनारे हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे हैं, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे हैं। श्रीनगर, क्या बोले हैं, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे हैं। झेलम नदी के किनारे, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा अयोध्या, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे हैं। आगे है क्या, तो पढ़रपुर जो है भीमा नदी के किनारे हैं। पढ़रपुर जो है भीमा नदी के किनारे, पढ़रपुर जो है भीमा नदी के किनारे हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के। पटना कानपुर, क्या बोले हैं, पटना कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे हैं। और डिब्रूगढ़ जो पड़ता है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आगे देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा, एक मिनट। एक यहाँ पर पूछेंगे कि यूपी में, क्या बोले हैं, यूपी में लोकसभा सीट, क्या बोले हैं, लोकसभा और राज्यसभा सीट में देखिएगा यूपी में लोकसभा सीट कितने हैं, तो 80 हैं। यूपी में लोकसभा सीट 80 है, जबकि राज्यसभा सीट कितना है, तो 31 है। कितना, तो 31 है। आगे क्या, तो महाराष्ट्र में, क्या बोले हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितने हैं, तो 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है। और राज्यसभा सीट कितने, तो 19 है। राज्यसभा सीट कितने, तो 19 है। आगे देखिएगा पश्चिम बंगाल और बिहार, क्या बोले हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिएगा एक मिनट, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है देखिएगा पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट पड़ता है, और जबकि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। कितने, तो 40 है। लेकिन राज्यसभा सीटों की संख्या सेम है, अर्थात कितना, तो 16 है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिएगा और कुछ बताते हैं। यहीं पर पूछेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या बोले हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो देखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, बस आप इस तरह हम दे देते हैं, एक मिनट देखिएगा, हम इस तरह दे देते हैं, बस आप इसे समझ जाइएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1767 से 1767 से 1769। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे उस समय गवर्नर कौन था, तो बेरेलेस्ट था। लेकिन पूछेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 से 1784, 1780 से 1784। आप इसे ध्यान से। लेकिन पूछेंगे गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1790 से 92 चला था, 1790 से 92 चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या बोले हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उस समय गवर्नर का था, तब लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन यहीं पर पूछेंगे महत्वपूर्ण संधियाँ, देखिएगा, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि के तहत। देखिएगा आगे, एक मिनट क्या बोले हम, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो मद्रास की संधि के तहत। मद्रास की संधि कब हुआ था, 1769 में हुआ है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के समाप्त तहत हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। कब, तो 1784 में। लेकिन पूछेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा आगे हैं
भारतीय संविधान, क्या बोले हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है भारतीय संविधान से हम बताते हैं। पूछेंगे अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, देखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी हम जो बता रहे हैं सिर्फ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ, तो अमेरिका से लिया गया है। तब पूछेंगे संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से। न्यायपूर्ण अवलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। न्यायिक सक्रियता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। दबाव समूह कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। दबाव समूह कहाँ का प्रावधान कहाँ, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय पदकाल, क्या बोले हम, वित्तीय पदकाल कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। आप ध्यान से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो ग्रहण किए गए हैं भारत देश के संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ, तो अमेरिका के संविधान से ही संग्रहित हैं। लेकिन पूछेंगे दक्षिण अफ्रीका से, क्या बोलें, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किन देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं ये आगे क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर पूछेंगे, बस ध्यान से आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। क्या है, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली पड़ता है। कहाँ, तो नई दिल्ली पड़ता है। इसके अलावा हम केंद्रीय, क्या बोले हम, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। कहाँ, तो इलाहाबाद है। कहाँ, तो इलाहाबाद है। पूर्वी, क्या बोले हम, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता पड़ता है। कहाँ, तो कोलकाता पड़ता है। लेकिन पूछेंगे पश्चिमी, क्या बोले हैं, पश्चिमी क्षेत्रीय का मुख्यालय मुंबई पड़ता है। कहाँ, तो मुंबई पड़ता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई पड़ता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ, तो चेन्नई पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आगे बोलिएगा, देखिएगा क्या है, तो पूछेंगे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पूछेंगे भरतनाट्यम, क्या बोले हैं, भरतनाट्यम किस तरह से संबंधित हैं, तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से हैं। क्या, तो कथकली केरल से हैं। कथकली जो है, कथकली केरल से, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, कथकली केरल से। अब मोहिनीअट्टम, क्या बोले हैं, मोहिनीअट्टम भी केरल से है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से हैं, तो केरल से हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश से हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है असम से हैं। शास्त्रीय नृत्य कहाँ, तो असम से है। मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से। कथक उत्तर प्रदेश में है। कथकली केरल बोलिएगा, कथकली केरल बोलिएगा, जबकि कथक बोलिएगा तो उत्तर प्रदेश। कथक बोलिएगा तो कहाँ, कथक जो होता है कथक उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ओडिसी में ओडिशा होता है। ओडिसी में ओडिशा, बस आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। समोच्च रेखा किसे कहते हैं, क्या बोले हैं, समोच्च रेखा। जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही हम तथ्य में कराएंगे। समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। समोच्च रेखा जो होता है, समोच्च रेखा जो होता है समान बिंदुओं को, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखा होती है। आइसोनेफ जो है समान औसत, क्या बोले, समान औसत मेघाच्छादन वाले स्थानों को जोड़ने वाले होते हैं। समताप रेखा, क्या बोले, समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होते हैं। आगे देखिएगा समताप रेखा जो है समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाले होते हैं। आइसोवर्ती धर्म, क्या बोले, आइसोवर्ती धर्म समुद्र के जल में समताप रेखा है। आगे है क्या, तो एगुलिक लाइन शून्य चुंबकीय का झुकाव होता है।
आगे देखिएगा, भारत राज्य के प्रमुख जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हम वही बोलेंगे। देखिए, जिसमें से हम सबसे पहले बोलेंगे बिहार का। क्या तो बिहार में कौन कौन से जनजाति निवास करते हैं। यह जो है बिहार के ऑल एग्जाम के व्यू से संबंधित है। पूछेंगे संथाल, थारू, उराव। क्या बोले हैं? संथाल, थारू, उराव, बिहोर, कोरवा, ये सभी कहाँ निवास करता है? तो बिहार में निवास करते हैं। कहाँ? तो बिहार में निवास करता है। इसके अलावा हैं गद्दी, गुजरा, भोटिया, बेंदा, लांबा, खापा, क्या डोबा, गारा, किन्नौर। ये कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। एक पूछता है झारखंड का, तो संथाल, मुंडा। क्या बोले हैं? संथाल, मुंडा, हो, बिरू, उराव, बैंगा, असुर, ये सभी कहाँ? तो झारखंड में निवास करते हैं। कहाँ? तो झारखंड में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के एक पूछते हैं ज़्यादा, भील, गोंड, क्या? तो अगरिया, क्या? तो बिछराव, प्रधान, खैबर, कोल, ये कहाँ? तो ये सभी कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है भोटिया जनजाति, और क्या? तो भोटिया, क्या? तो लेपचा, भोटिया, लेपचा, तमांग। कहाँ? तो सिक्किम में निवास करता है। तो सिक्किम में निवास करते हैं। बस आप इसे ध्यान से, यही महत्वपूर्ण याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? तो गुजरात है। उसके बाद कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन आता है? तो तमिलनाडु। कौन आता है? तो तमिलनाडु। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न हम पूछेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य, या यूटी बोलिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप होगा। क्या बोले हैं? अंडमान निकोबार द्वीप होगा। लेकिन राज्य लगाकर पूछेगा तो सबसे पहला है गुजरात। गुजरात पर के दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर पड़ता है तमिलनाडु। कौन? तो तमिलनाडु। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, एक मिनट बोलिएगा। बैरोमीटर। क्या बोले हैं? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो क्या? टोरेसीले हैं। क्या? तो टोरेसीले हैं। टोरेसीले हैं। आगे बोलिएगा, वायुयान के आविष्कारक कौन है? वायुयान के आविष्कारक राइट बंधु हैं। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। ग्रोमो, क्या? तो ग्रोमोफोन के आविष्कारक एडिसन है। ग्रोमोफोन के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। परमाणु भट्ठी के आविष्कारक कौन है? परमाणु भट्ठी बोलते हैं एनी, क्या? तो एनरिको फर्मी है। क्या? तो थर्मस फ्लाइकट डीबर। कौन है? तो थर्मस फ्लाइक डीबर है। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेसन है। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेसन है। ताड़ चलित के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा और बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोलेंगे थर्मामीटर के कौन थे? फारेनहाइट है। थर्मामीटर के कौन है? तो फारेनहाइट है। भाप इंजन। क्या बोले हैं? भाप इंजन के जेम्स वाट हैं। भाप इंजन के कौन है? तो जेम्स वाट हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो भी हम आपको बोल रहे हैं बस आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे। देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स होता है। मुख्य तथ्य में ही बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क पड़ता है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क पड़ता है। क्या? तो एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क पड़ता है। लेकिन पूछेंगे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ये यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और क्या? तो विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। कहाँ? तो जेनेवा है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है।
रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय वियना है, कहाँ तो वियना है। आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय क्या तो मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। विश्व स्वच्छ संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, कहाँ तो जेनेवा है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं ये आगे कि कौन से देश में गुप्त, ये जो है कौन से देश में गुप्त समाचार से संबंधित है, ये भी तथ्य में है। देखिएगा, हम पहले सेट से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कशन करवा देते हैं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। जो भी हम बोल रहे हैं सिर्फ आप उसे ध्यान से बस सुनिएगा। देखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर ही बनेगा। क्या बोले, देखिएगा, लेकिन पूछेंगे गुप्तचर विभाग है। अल मुखराबत किस देश का गुप्त संस्था है, तो इराक के। अल मुखराबत क्या बोले हैं, अल मुखराबत, अल मुखराबत जो है इराक का है गुप्त एजेंसी। क्या तो सबाक है, सबाक जो है ईरान का है, सबाक जो कहाँ है तो ईरान का। मोसाद क्या बोले हैं, मोसाद ये कहाँ के पड़ता है, तो मोसाद जो पड़ता है इजराइल का, कहाँ तो इजराइल का। नाइचो जापान, नाइचो जापान पड़ता है, नाइचो जापान पड़ता है। सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो पड़ता है यूएस का, यूएस के सेंट्रल, सेंट्रल क्या तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस का है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब भारत में देखिएगा, भारत में जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत का है। क्या तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का गुप्त संस्था है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ किसका है, तो भारत का है, भारत का ही है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये 4 से 5 महत्वपूर्ण तथ्य बनता है ताकि यहाँ प्रश्न बन सके। आइए देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछने की संभावना बनती है। अब आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम आपको बता दिए हैं। देखिएगा, ये जो है प्रैक्टिस सेट कितना है, तो 10 ही। इसके पहले हम 9 पढ़ा चुके थे। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए देखिएगा, इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा तो हम लास्ट में कराएंगे। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न, देखिएगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जिसमें से हम पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा पहला प्रश्न है व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना, क्या बोले हैं, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है, किस एक प्रक्रिया को इंगित करते हैं, तो पराशरण, पराशरण नियमन को, पराशरण नियमन को ऑप्शन नंबर डी होगा। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इसमें क्या भी होता है या क्या नहीं होता है, तो शोषण की दर घट जाती है, शोषण की दर घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का है कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरों में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो क्या देखिएगा बायोलूमिनेसेंस, बायोलूमिनेसेंस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 1 मिनट देखिएगा। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार करें, निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार करें। देखिएगा क्या तो बेलसल कन्वेंशन वर्ष 1992 में पारित हुआ, क्या तो रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में पारित हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी क्या तो सही है। बेलसन कन्वेंशन वर्ष 1992 में, क्या तो रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में,
स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? खराब करने के लिए उत्तरदायी है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? तो वाष्प या भाप का। आगे देखिएगा, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी डी, ई, के, बी सभी का निर्माण होता है। क्या तो एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो याद रखिएगा कवक से। किससे? तो कवक से, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा 1 मिनट देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, कितना? तो 100 सेमी होता है। कितना? तो 100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो छिपकली है। कौन है? तो छिपकली है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? कौन सी हड्डी जो है हथेली में पाई जाती है? तो देखिएगा मेटा का पार्श्व जो है हथेली की हथेली की हड्डी की हथेली में पाई जाती है, तो मेटा का पार्श्व, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन तथा वसा का एक पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ? तो छोटी आंत में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को होगा डी, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका का निर्जीव भाग है, तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? कौन मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो सारनाथ की लाट, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो हर्षवर्धन था, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य कालीन में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन था? तो देखिएगा पन था। क्या? तो पन था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो क्या? तो नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पाल और प्रतिहार के प्रशासन के संदर्भ में उपारिका शब्द का तात्पर्य क्या? तो मुक्ति या प्रांत का प्रमुख। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो देखिएगा क्या हम देखिएगा कौन कौन था? तो पाल, क्या बोले हम? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार था। तो ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु,
भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुआ, फिर पुर्तगालियों का आगमन, फिर कृष्णदेव राय का शासन। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था, फनम शब्द का उल्लेख किया गया था तो सिक्के के लिए, किसके लिए? तो सिक्के के लिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 24। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, गलत। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है, सही है। इनकी मृत्यु, लॉर्ड मेयो की मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें क्या तो बालिन में दफनाया गया था, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया। तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैसूर। कौन तो होगा? मैसूर होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर कितना तो 27। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो देखिएगा पेशवाई को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1818 में। भारत में भवन वास्तु का स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? कहाँ परिलक्षित होता है? तो पुडुचेरी। कहाँ? तो पुडुचेरी में होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल क्या तो पॉलिजर कोड और क्रिमिनल पॉलिजर कोड पारित किया गया था? याद रखिएगा सी, लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। देखिएगा वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा, सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा बनता है। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा बनता है, ये जो है सही है। आगे देखिएगा क्या, तो इसके अलावा सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्टा मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं में मध्य स्थित रहता है, ये गलत है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरी है, ये सही है। 1, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या तो सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? सियाचिन हिमनद जो है कहाँ अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या केमलत सूता कहा गया है? तो नर्मदा को। किसको? तो नर्मदा को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है किन देशों से होकर गुजरते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 की देखिएगा, मालदीव, गायबन, ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत का संबंध का कर्तव्य क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 35 से देखिएगा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो देखिएगा लोकसभा राष्ट्रपति के समक्ष
और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। किस संवैधानिक सलाहकार के दो आधारभूत मूल्य कार्य होते हैं? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का होगा ऑप्शन नंबर ए स्थिरता और स्वतंत्रता, स्थिरता और स्वतंत्रता। देखिएगा निम्नलिखित में से किस गुणों से निर्धारित होता है कि भारत का एक संघीय संविधान, भारत संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच विवरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग करता है? राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग करता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रक प्रत्यक्ष रहता है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रक प्रत्यक्ष रहता है तो लोकसभा के अध्यक्ष देखिएगा। क्या तो निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य संकुचित परियोजना थी? किसके मध्य संकुचित परियोजना थी? तो नासा के बीच, किसके बीच? तो नासा के बीच, ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे क्या तो देखिएगा। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा जयदीप मुखर्जी हैं, जयदीप मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर कितना है तो देखिएगा 43। उस्ताद आमिर खान किस घराने से हैं? उस्ताद आमिर खान जो है किस घराने से हैं? तो याद रखिएगा इंदर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया है? तो डेविड ईस्टन ने। देखिएगा 45। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से है। फाल्गु नदी पर बने देश की सबसे लंबी रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 441 मीटर है, 441 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय हस्तलिपि उद्योगों के विनाश का परिमाण बनता है? तो देखिएगा 47 का जो होगा डी होगा। आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है? संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है तो देखिएगा बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निलंबन वृद्धि का योग, ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल है कि प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा समझाया गया है? तो ऊष्मांतरिकी डायोमिनिकस के द्वितीय के नियम से। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या स्मरण तथ्य देखिएगा। ऋग्वेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्थ कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोमदेवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव, शूद्र का उल्लेख है ऋग्वेद में है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेखित और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में गाय के लिए अनाध्ययन शब्द का प्रयोग किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सेट नंबर 10 से जितने भी प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम ये सभी आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।